ये कहानी पाकीज़ा आंचल हिंदी कहानी और कहानी बिद माही के ऑनर की अनुमति से अपलोड की जा रही है। तो प्लीज़ इस कहानी को कॉपी करने की कोशिश ना करें, वरना ऑनर की तरफ से स्ट्राइक दिया जाएगा। हटाओ इन सारे पर्दों को और यहाँ आओ मेरे पास। आज मैं तुम्हारे मुंह से कोई बहाना नहीं सुनूंगा। सुना तुमने? वो कदम कदम उसकी तरफ बढ़ रहा था। 18 साल की अलीना सिमट कर और भी पीछे हट गई थी। गुलाबी कांपते होठ उस वक्त गुलाब की पंखुड़ियों जैसे लग रहे थे। कांपते हुए कहने लगी, नहीं प्लीज असद, मेरे साथ ऐसा कुछ मत करो। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मैं तो तुम्हें अपना भाई समझती हूँ। अलीना के होठों से भाई शब्द सुनकर असद और ज्यादा गुस्से में भर गया था। आगे बढ़कर एक झटके से उसने पर्दे को पीछे किया और उसकी गर्दन को जकड़ चुका था। कुछ देर पहले ही वो नहाकर बाथरूम से बाहर निकली थी। खुद को तौलिए में लपेटकर आईने के सामने खड़ी अपने बालों को झटक रही थी। उसका खुला हुआ गोरा वजूद उस समय आईने में साफ नजर आ रहा था। तौलिया उसके शरीर को पूरी तरह ढक नहीं पाया था। ऐसे में अचानक दरवाजा खुलने पर असद का कमरे में आ जाना उसे घबरा देने पर मजबूर कर गया था। उसके कपड़े उस समय बेड पर पड़े हुए थे। दरवाजा लॉक करना तो वो भूल ही गई थी, क्योंकि कभी भी कोई बिना दस्तक दिए उसके कमरे में दाखिल ही नहीं हुआ था। कहाँ खबर थी कि आज असद इस तरह हद पार करके यूं उसके सामने आकर खड़ा हो जाएगा। खिड़की के सामने पर्दे के पीछे वो फौरन छिप गई थी, मगर असद उसे इस हाल में देखकर जैसे अपने अंदर के जज्बातों को और भड़काता हुआ महसूस करने लगा था। अपने होठों पर जबान फेरता हुआ वो चलता हुआ उसके करीब जा पहुंचा। उसकी पकड़ अलीना की गर्दन पर और ज्यादा सख्त होने लगी थी। वो एक झटके से पर्दे को एक तरफ करता हुआ उसे अपने करीब ले आया। आंखों में आंसू गिरने लगे थे। अलीना कांपती हुई असद से कहने लगी कि ये आप क्या कर रहे हैं? छोड़िए मुझे। मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? क्यों कर रहे हैं आप मेरे साथ ऐसा? मैंने कभी भी आपसे ऊंची आवाज में बात तक नहीं की। लेकिन असद अगले ही पल उसे गर्दन से दबोच कर अपने होठ उसके पास ले आया। उसकी सारी मजाहमत वहीं दम तोड़ चुकी थी। वो उसका सांस अपने होठों से बंद कर चुका था। वो बिना पानी की मछली की तरह तड़प रही थी कि तभी एक झटके से दरवाजा खुला। अलीना, असद, ये सब क्या हो रहा है? अलीना ने जब अपने पीछे देखा तो उसके होश वापस आ चुके थे, क्योंकि पीछे तो सलमान साहब खड़े थे। उनकी आंखों में उस वक्त गुस्सा उबल कर बाहर आने को बेताब था। एक झटके में असद ने अलीना को छोड़ा, जो खुद को पर्दे में छुपाकर फूट फूट कर रोने लगी थी। सलमान साहब ने आगे बढ़कर अपने बेटे को देखा तो वो यहाँ से गुजरकर कमरे की तरफ जा रहे थे, लेकिन अंदर से आती अजीबोगरीब आवाजों को सुनकर उन्होंने दरवाजा खोल दिया था। सामने का मंजर उनकी सोच से भी बिल्कुल परे था। आगे बढ़कर एक जोरदार थप्पड़ असद के चेहरे पर मारते हुए कहने लगे, ये क्या कर रहे थे तुम दोनों यहाँ पर? रोते हुए अलीना कहने लगी, बाबा देखिए ना, असद मेरे साथ। उससे पहले कि वो अपनी बात पूरी करती, असद अपनी गाल को सहलाते हुए कहने लगा, बाबा आपने कुछ देर पहले जो कुछ देखा वही सच थे। मैं मानता हूँ आपके लिए इस हकीकत को मानना थोड़ा मुश्किल है, मगर सच तो यही है कि मैं और अलीना एक दूसरे को पसंद करते हैं। और आज से नहीं बल्कि 4 साल पहले से ही, जब हमने जवानी की दहलीज पर कदम रखा था तो एक दूसरे पर दिल हार बैठे थे। मगर हमें डर लगता था कि न जाने आप हमारे इस रिश्ते को क्या नाम देंगे। लेकिन आज जब आपने हकीकत देख ही ली है तो मैं आपसे यही कहूँगा कि आप अलीना कि मुझसे शादी करवा दीजिए। असद के मुंह से ये अल्फाज सुनकर सलमान साहब तो समझ ही नहीं पा रहे थे कि क्या रद्दे अमल दिखाएं। सबसे पहले तो उन्होंने असद को वहां से जाने को कहा, फिर पर्दे के पीछे छिपी अलीना को गुस्से से आग बबूला होकर देखा और खुद भी कमरे से बाहर निकल आए। कमरे से उठते शोरगुल की आवाज सुनकर किचन में नौकरानी पर हुक्म चला रही शाइस्ता बेगम भी बाहर आ गई थी। क्या हो गया सलमान, सब खैरियत तो है? ऐसे चिल्ला क्यों रहे हो? वो भी सुबह सुबह? सलमान साहब गुस्से में आग बबूला होते हुए कहने लगे, चिल्लाऊं ना तो और क्या करूं? नजर आ रही है तुम्हारी तरबियत इन बच्चों की। मेरी नाक के नीचे इस घर में बेहयाई फैलाई जा रही है और तुम कह रही हो कि क्या हो गया? सलमान साहब को अपने सामने अपने शौहर की ऊंची होती हुई आवाज पर शाइस्ता बेगम के तो माथे पर बल ही पड़ चुके थे। हैरानी से माथे पर बल डालकर कहने लगी, ये कैसी बातें कर रहे हो? क्या हो गया है? ये बच्चे कोई दूध पीते बच्चे थोड़ी हैं, अपना अच्छा बुरा खुद समझते हैं। अब क्या कर दिया इन्होंने? असद भी ना
6 फुट का हो चुका है, लेकिन अकल अब तक नहीं आई। लेकिन सलमान साहब दांत किटकिटाकर कहने लगे, नहीं, सिर्फ असद नहीं, इस बार तुम्हारी बेटी अलीना भी इसमें बराबर की शरीक है। अलीना का नाम सुनकर तो शाइस्ता बेगम के माथे पर फिर से बल पड़ गए थे। कहने लगी, पहेलियां बुझाना बंद करो, पूरी बात बताओ। नीचे से आ रही आवाजों को सुनकर तो अलीना को अपना सांस रुकता हुआ महसूस हो रहा था। जल्दी से उसने कपड़े पहने और नीचे आई। रोते हुए आकर अपनी माँ के गले लग गई। कहने लगी, माँ प्लीज मुझे बचा लीजिए, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। असद ने मेरे साथ जबरदस्ती की, वो मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रहा है। मैंने तो आज तक असद को अपना बड़ा भाई ही माना है। वो फूट फूट कर रोती अपनी माँ के ये सब कुछ कह रही थी। वैसे ही शाइस्ता बेगम को ये पता चला कि उनकी जान से प्यारी बेटी के साथ असद ने कमरे में जाकर ये हरकत की है, तो आगे बढ़कर उन्होंने असद को थप्पड़ दे मारा था। लेकिन असद बार बार यही कह रहा था, अलीना डरो मत प्लीज, हमने मोहब्बत की है, कोई गुनाह नहीं। वैसे भी अगर मेरी और तुम्हारी शादी हो जाएगी तो अच्छा है ना, तुम भी यहाँ रहोगी और तुम्हारी माँ भी। अब ऐसे मुंह मत फेरो, मत डरो, देखो हमने माँ बाप बहुत अच्छे हैं, ये हमारे साथ कुछ गलत नहीं होने देंगे, प्लीज। सलमान साहब ने अपने बेटे को यूं हठधर्मी दिखाते देखा तो गुस्से से उसे धक्का मार कर घर से बाहर निकाल दिया। कहने लगे कि दोबारा मेरी नज़रों के सामने दिखाई मत देना, दफ़ा हो जाओ यहाँ से। पता नहीं मेरी परवरिश में क्या कमी रह गई थी जो तुमने ये सब कुछ कर दिया। गुस्से के मारे शाइस्ता बेगम कहने लगी कि गलती उसकी नहीं, उसकी माँ की है। जैसी उसकी माँ थी वैसा ही ये निकला। असद का तो बस नहीं चल रहा था कि वो अपनी माँ पर उठने वाले इल्जाम के बदले में शाइस्ता बेगम का मुंह नोच डाले। गुस्से में शाइस्ता बेगम को देखकर कहने लगा कि आपको जो भी कहना है मुझे कहिए, मेरी माँ पर मत जाइए। ये मेरी माँ ही थी जिसने आपको इस घर में लाया था, और आज उन्हीं के मरने के बाद आप ये अल्फाज इस्तेमाल कर रही हैं। चले जाइए यहाँ से, वरना मैं आप पर हाथ उठा दूंगा। सलमान साहब गुस्से से बोले और अगले ही पल उनका हाथ अपने सीने पर गया था। अलीना भी अपनी माँ के पीछे छुपकर रो रही थी। उस वक्त असद का वहां से चले जाना ही बेहतर था, वो वहां से जा चुका था। सलमान साहब को तो अपना सिर पकड़कर बैठ चुके थे। उन्हें तो समझ ही नहीं आ रहा था कि कुछ देर पहले यहाँ पर क्या हुआ है। जो कुछ उन्होंने सुना था और जो कुछ हुआ था वो उनका सगा बेटा ही करने वाला था। आज तक हमेशा खामोश मिजाज रहने वाला असद एकदम से इस कदर बेहयाई का मुजाहिरा कैसे कर सकता है, उन्हें तो बिल्कुल भी यकीन नहीं आ रहा था। ये बात अलग थी कि अलीना एक शौक मिजाज और चंचल लड़की थी, जबकि असद तो किसी से फालतू बात भी नहीं किया करता था। दिल में ये शक उठने लगा कि हो सकता है इन सब के पीछे कहीं अलीना का हाथ तो ना हो। वो उन्हीं सोचों में गुम बैठे थे जब शाइस्ता बेगम वहां पर आई और कहने लगी कि हाय हाय कैसा बेहया है ये असद, जरा भी शर्म ना आई उसे ये सब कुछ करते हुए। मैं तो कहती हूँ कि इसे दोबारा इस घर में मत आने दीजिएगा। अगर ये दोबारा इस घर में आया तो मेरी बच्ची की इज्जत महफूज ना रहेगी। कभी तो उसके पढ़ने की उम्र है, वरना मैं उसकी शादी करके रुखसत कर देती। इस लड़के के जज्बात तो देखो उबाला मार रहे हैं, जो इसने मेरी बच्ची की इज्जत पर भी हमला कर दिया। मुझे तो शुरू से ही इस पर शक था। जितना चुपचाप रहता है, एक ना एक रोज इसने मेरी बच्ची की इज्जत पर हाथ डालना ही था। वो दोनों उस वक्त वहां बैठे बातें कर रहे थे, जबकि वहीं दूसरी तरफ अलीना कमरे में बैठी अपना चेहरा घुटनों में छुपाए अभी भी उन लम्हों को याद करके घबरा रही थी। अभी भी उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे गरम दहकते असद खान के लब उसके लबों पर मौजूद हों, जो उम्र में उससे 30 साल बड़ा था। लेकिन पिछले 1 माह से असद का रवैया अलीना के साथ काफी बदल चुका था। वो नहीं जानती थी कि ये सब कुछ क्या हो रहा था, लेकिन आज तो असद ने हद ही पार कर दी थी। अभी वो बैठी ही थी कि तभी फोन पर नोटिफिकेशन आया। आंखों में आए आंसुओं को साफ करके जब अलीना ने व्हाट्सएप खोला तो सामने असद के नंबर से कुछ तस्वीरें चमक रही थीं, जिन्हें देखकर वो उसका वजूद ही जैसे बिल्कुल सुन्न हो गया था। साथ ही एक वॉइस नोट भी था। असद खान हंसकर कह रहा था कि स्वीट हार्ट, अभी जाओ और जाकर मेरे बाबा से बोलो कि कमरे में जो कुछ हो रहा था वो हम दोनों की मर्जी से हो रहा था, कुछ भी तुम्हारी मर्जी के खिलाफ नहीं था, और तुम मुझसे शादी करना चाहती हो। अगर तुमने ऐसा ना किया तो तुम्हारी तस्वीरें वायरल कर दूंगा। अलीना तो यूं थी जैसे काटो खून ना निकले।
कॉलेज में भी आज तक उसने किसी लड़के से दोस्ती नहीं की थी, मगर न जाने कौन सा लड़का था जिसके साथ बेहुदा तस्वीरें एडिट करके उसे धमका रहा था। अलीना रोते हुए कहने लगी कि क्या चाहते हैं आप, और ये सब जो आप कर रहे हैं मेरे साथ, प्लीज़ ऐसा मत कीजिए। लेकिन वो कह चुका था कि आधे घंटे के अंदर अंदर मुझे वापस घर आना है, अगर जरा भी गड़बड़ की तो फिर देखना मैं क्या करता हूँ। अलीना सहम चुकी थी। अगर उसकी इज्जत सरेआम नीलाम हो जाती तो क्या होता। आज भी उसे उसके मरहूम बाप के नाम से याद किया जाता है। सलमान साहब ने भले ही उसे बिल्कुल बेटियों की तरह पाला था, लेकिन आज भी सब अलीना को अलीना इख्तियार के नाम से जानते थे और उनकी इज्जत करते थे। रोते हुए वो अपनी जगह से उठी और सीधा उस कमरे में चली गई। उसमें हिम्मत नहीं थी कि वो सलमान साहब से नजरें मिला सके। कांपते हुए लबों से कहने लगी कि आप सिर्फ असद को सजा नहीं दे सकते, क्योंकि इसमें सिर्फ असद नहीं बल्कि मैं भी शामिल थी। हम दोनों ही एक दूसरे को पसंद करते हैं। असद को आप वापस बुला लीजिए, वरना मैं भी ये घर छोड़कर चली जाऊंगी। मुझे असद से शादी करनी है, मैं असद के बिना नहीं रह सकती। वो एक ही सांस में सब कुछ बोल चुकी थी। उसे तो खुद भी समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कह रही है। शाइस्ता बेगम जितनी हैरान थी उतना कम था। उठकर उन्होंने अलीना को बाहों से झिझोड़ते हुए कहा, दिमाग ठीक है तुम्हारा, ये क्या बकवास कर रही हो? जानती भी हो तुम्हारा और मेरे अब्बू का क्या रिश्ता है? अलीना कहने लगी, सगा तो नहीं है ना, ये तो सभी जानते हैं कि मैं और असद चाचा जात कनीज हैं। अब्बा के जाने के बाद आपने ताया जान से निकाह कर लिया था, लेकिन मैं और असद एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। आप प्लीज़ असद को वापस बुला लीजिए और हमारी शादी करवा दीजिए। शाइस्ता बेगम ये बात कभी भी कबूल नहीं कर सकती थी, लेकिन सलमान साहब ने जब ये सुना तो कुछ सोच में पड़ गए थे। भले ही उन दोनों की गैर अखलाकी हरकत उनके लिए कबूल करने लायक नहीं थी, मगर हाँ, अब यही बेहतर था कि दोनों का निकाह करवा दिया जाए। कुछ देर बाद ही उन्होंने कॉल करके असद को वापस घर बुला लिया था। असद के चेहरे पर एक फतेहाना मुस्कान थी। एक गहरी सांस छोड़कर उसने अपनी गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी और घर की ओर बढ़ने लगा। दिमाग में बहुत से मंजर चलने लगे थे। खुद से ही बातें करते हुए कहने लगा, आखिर वो वक्त आ ही गया जब मैं एक एक बात का बदला चुन चुन कर लूँगा। मेरी और मेरी माँ का नाजायज़ फ़ायदा उठाने वाली औरत को इतनी अजियतें दूंगा जितनी उसने मुझे दी हैं। आंखों में कर्व की लहर दौड़ चुकी थी। उसे वो मंजर याद आने लगा। आज से 8 साल पहले का मंजर। गर्मियों की एक खून झुलसा देने वाली शाम थी। स्कूल वैन खराब होने की वजह से वो पैदल चलकर घर पहुंचा था। प्यास की वजह से गला सूख रहा था। जैसे ही घर के अंदर दाखिल हुआ तो सामने टेबल पर रखा ठंडा शरबत का गिलास असद ने अपने होठों से लगा लिया था। अभी 2 घूंट हलक के नीचे उतरे ही थे कि एक जोरदार थप्पड़ उसके मुंह पर पड़ा था। सांस की नली में पानी चले जाने की वजह से उसे बेहिसाब खांसी लग गई थी, लेकिन थप्पड़ों की बरसात उसके मुंह पर करके शाइस्ता बेगम कहने लगी, किसकी इजाज़त से तूने जूस पिया था? ये मैंने अलीना के लिए रखा था। मेरी बच्ची थकी हारी स्कूल से आई है। तेरा क्या है, तू तो स्कूल में आवारा गर्दियाँ करके आ जाता है। मेरी बच्ची लायक फलायक है, पढ़ती है। आइंदा के बाद खबरदार जो तूने खाने पीने की चीज़ों को मेरी इजाज़त के बगैर हाथ भी लगाया। असद खांसता हुआ ज़मीन पर गिर चुका था। खांसने की वजह से मुंह से खून भी आने लगा था। फिर रोते हुए बार बार पानी पानी कहकर चिल्ला रहा था, मगर पाँव की ठोकर मारकर शाइस्ता बेगम कहने लगी कि तुम्हारे साथ यही होना चाहिए। मनहूस माँ का मनहूस बेटा। खुद तो वो मर गई, तुम्हें भी साथ ले जाती, कम से कम मेरा बोझ तो हल्का हो जाता। इस पूरे घर पर मेरी और मेरी बेटी की हुकूमत रहती। मेरा तो बस नहीं चलता कि तुम्हारा गला ही दबा दूं। इस मंजर को सोचते हुए उसने अपने घर के दरवाजे पर हॉर्न दिया था। चौकीदार ने दरवाज़ा खोला तो वो अंदर दाखिल हो गया। कहने लगा कि एक एक बात का बदला मैंने आपकी बेटी इसी बेटी से ना लिया। मेरा नाम भी असद खान नहीं। वो घर के अंदर दाखिल हो चुका था। चेहरे पर वही जन्म जन्म की मासूमियत छाई हुई थी। जब सलमान साहब ने उसे देखा तो पहले तो उसे अच्छी खासी डांट लगाई थी। फिर कहने लगे, मैं इसी शुक्रवार को तुम्हारी और अलीना का निकाह कर रहा हूँ। अगर अलीना बेटी ना कहती तो मैं कभी भी तुम्हारी बात नहीं मानता। नालायक कहीं का। पता नहीं अलीना जैसी होनहार लड़की ने तुझमें ऐसा क्या देख लिया जो तुझसे शादी करना चाहती है। बहरहाल जब तक निकाह नहीं हो जाता
मैं तुम्हें अलीना के करीब ही मंडराता हुआ न देखूं। असद अपने चेहरे पर एक जख्मी सी मुस्कान सजाए अपने बाप को देखने लगा। उसका बाप जो अब उसका इस कदर खिलाफ हो चुका था, उसके पीछे कहीं न कहीं वजह शाइस्ता बेगम ही थी, जिन्होंने अपनी बेटी का मुकाबला और मर्तबा तो सलमान साहब की नज़रों में बढ़ा दिया था, मगर असद को उनकी नज़रों में गिराने का कोई भी मौका नहीं जाने देती थी। अलीना बेहद मासूम और अपनी माँ की चालाकियों से कोसों दूर रहने वाली लड़की थी। जब वो ब्याह कर इस घर में आई थी तो इस घर में हुकूमत करते हुए सलमान साहब और फ़ाखिरा बेगम को ही देखा था। शाइस्ता बेगम की तो शुरू से ही ख्वाहिश थी कि उनकी शादी सलमान साहब से हो, लेकिन सलमान साहब की वालिदा ने उनका रिश्ता अपने छोटे बेटे के लिए मांग लिया था। वो इस घर में ब्याह कर तो आ चुकी थी, लेकिन हमेशा से सलमान साहब पर उनकी नज़र टिकी रहती। अपने शौहर को जब सलमान साहब के आगे पैसों के लिए हाथ फैलाते देखती, छोटी छोटी बातों के लिए जब सलमान साहब के साइन चाहिए होते तो वो अपने शौहर से लड़ती थी। कितनी बार सलमान साहब से चिकनी चुपड़ी बातें करके उन्हें फंसाने की भी कोशिश की थी, लेकिन सलमान साहब को फ़ाकिरा बेगम और अपने बेटे से बेहद मोहब्बत थी। वक्त यूं ही आगे बढ़ता चला गया, लेकिन शाइस्ता बेगम का हसद कभी ख़त्म न हो सका। वहीं जब फ़ाकिरा बेगम ने असद को जन्म देकर इस घर को वारिस दिया तो पूरे घर में खुशी का माहौल था। अकीके की दावत पर पूरे खानदान को बुलाया गया। गांव भर में दावत आम का ऐलान किया गया। शाइस्ता बेगम को ये बात अंदर ही अंदर खाए जा रही थी कि वो एक बेटी की माँ है। बेशक उन्हें अलीना से बेहद मोहब्बत थी, लेकिन अंदर का लालच उन्हें चैन नहीं लेने दे रहा था कि बड़े होकर ये सारी जायदाद असद के नाम हो जाएगी और उनके हाथ कुछ भी नहीं आएगा। शायद किसी ने सच ही कहा है कि इंसान की नफरत और लालच वाली सोचें मुसीबत खड़ी कर देती हैं। नजरें हंसते खेलते घर को उजाड़ देती हैं। कई सालों का हसद लावा बनकर इस तरह फूटा, इस अंदाज में फटा कि एक शाम फ़ाकिरा बेगम अपने मायके जाना चाहती थी। सलमान साहब एक मीटिंग में मशहूर थे, इसलिए उन्होंने अपने छोटे भाई को भेजा कि जाओ जाकर अपनी भाभी को मायके छोड़ आओ। इस बात पर भी शाइस्ता बेगम ने सवाल उठाए थे कि हाँ, तुम तो उनके ड्राइवर हो ना, नौकर हो। जब देखो उनके तलवे चाटते नजर आते हो। भाई कम और नौकर ज़्यादा दिखाई देते हो। लेकिन कभी भी उनकी बातों को इख्तियार साहब ने अपने दिल पर नहीं लिया था। उस शाम जब वो अपनी भाभी को लेकर जा रहे थे तो रास्ते में गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। दोनों ही मौके पर जान से हाथ धो बैठे थे। असद को भी चोट आई थी, लेकिन वो जिंदा बच गया था। उसके बाद तो ऐसा कहर टूटा कि कई महीनों तक सलमान साहब बिस्तर से न उठ सके थे। असद को कोमा में जा चुका था। धीरे धीरे सब बेहतर होने लगा। शाइस्ता बेगम को शुरू से ही इख्तियार साहब से कोई ख़ास मोहब्बत नहीं थी, इसलिए मौके का फ़ायदा उठाकर वो सलमान साहब और असद का बेइंतहा ख्याल रखने लगी। जैसे ही इद्दत पूरी हुई और लोगों ने दोनों को एक साथ घर में रहते देखा तो ख़ानदान वालों ने यही मशवरा दिया कि इन दोनों को आपस में शादी कर लेनी चाहिए। बच्चों की परवरिश की खातिर सलमान साहब ने शाइस्ता बेगम से शादी कर ली, मगर धीरे धीरे अब असद को सलमान साहब की नज़रों में गिराने लगी थी। सौतेलीपन क्या होता है और सौतेली माँ कैसे कैसे जुल्म करती है, ये सब कुछ असद से बेहतर आखिर कौन जान सकता था। वो कोई भी मौका हाथ से नहीं जाने देती थी कि सलमान साहब से उसकी बेइज्जती करवाई जाए। धीरे धीरे वो उसे पूरी तरह सलमान साहब के दिल से उतार चुकी थी। वो जो कभी पढ़ाई में फर्स्ट डिवीजन लाया करता था, जब भी घर आता तो शाइस्ता बेगम उसे पढ़ने का मौका ही नहीं देती। जानबूझकर कभी सौदा लाने भेज देती, कभी अपने साथ किचन में कामों में लगा देती और कहती कि पढ़ लेना, पहले मुझे घर के काम करवा दो। वो चुपचाप उनकी हर बात मानता रहा। एक रोज़ कहने लगी कि जाओ मेरे लिए पराठा और चाय बना लाओ। दोपहर का वक्त था। वो हैरानी से टकटकी बांधे देखने लगा तो कहने लगी, ऐसे टकर टकर क्या देख रहे हो, सुनाई नहीं दिया? हड़बड़ाते हुए असद कहने लगा कि मैं कैसे बनाऊं, मैं तो लड़का हूं। ये सुनकर शाइस्ता बेगम कहने लगी, लड़का हो तो क्या हुआ, हाथ पैर नहीं है तुम्हारे, दिमाग नहीं है तुम्हारा, जाओ जाकर बना कर लाओ, वरना हाथ तोड़ कर रख दूंगी। असद को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर चाची उसके साथ ऐसा क्यों कर रही हैं। पहले तो वो ऐसी नहीं थी। वो चुपचाप किचन में गया, जैसे तैसे तवे पर तेल डालकर पराठा डालने लगा तो तेल की गर्म छींटें उसके हाथ पर पड़ गईं। वो दर्द से चिल्लाने लगा। उसे चिल्लाता देख शाइस्ता बेगम जब वहां पहुंची तब तक आधा पराठा जल चुका था।
मारे गुस्से के उन्होंने गर्मा गर्म चिमटा उठाया और असद के हाथ पर लगाना शुरू कर दिया। वो चाहकर भी सलमान साहब को कुछ नहीं बता सकता था, क्योंकि शाइस्ता बेगम ने उसे सख्ती से मना कर रखा था कि अगर तुमने किसी को कुछ बताया तो तुम्हें हॉस्टल भिजवा दूंगी। तुम्हारा बाप तो यही समझेगा कि तुम हॉस्टल में हो, लेकिन मैं तुम्हें जंगल में फेंकवा दूंगी, जहाँ पर जंगली जानवर तुम्हें नोच नोच कर खा जाएंगे। असद बेहद खौफजदा हो चुका था, हर वक्त कमरे में बंद रहता, डरा रहता। पेपर्स में फेल होने लगा था तो सलमान साहब भी उसे डांटने लगे, अक्सर हाथ भी उठा जाते। वो धीरे धीरे पहले जो जुल्म सितम सहता रहा अब बागी हो चुका था। सौतेली माँ तो अब भी उसे किसी नौकर से ज़्यादा इज्जत नहीं देती थी, मगर उसने बदला लेने के लिए शाइस्ता बेगम की जान से प्यारी बेटी अलीना को ही अपना शिकार बना लिया था। शाइस्ता बेगम आग बबूला होकर सलमान साहब से कहने लगी कि मैं उसे कभी भी अपना दामाद कबूल नहीं करूँगी। मैं उसकी शादी अलीना के साथ नहीं करवाने वाली। यकीनन कोई खेल खेल रहा है, ये कोई साजिश रच रहा है, ये मेरी बच्ची की जिंदगी बर्बाद कर देगा। मेरी मासूम सी बच्ची। शाइस्ता बेगम तो रोने लगी थी, मगर सलमान साहब कहने लगे कि तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? तुमने दोनों बच्चों की परवरिश खुद की है, तुम्हारे ही हाथों में दोनों बच्चे बड़े हुए हैं। बेहतर है कि कल को कुछ और होने से पहले हम इनका निकाह करवा देते हैं। फैसले करने का हक तो सलमान साहब के पास ही महफूज था। जैसे जैसे निकाह के दिन करीब आ रहा था, असद के जज्बात भी बेकाबू हो रहे थे। वो सोच चुका था कि जितनी तकलीफें शाइस्ता बेगम ने उसे दी हैं, पहली ही रात में वो अलीना का ऐसा हाल कर देगा कि अगली सुबह वो बिस्तर से उठ भी नहीं पाएगी। दर्द से कराहती हुई जब उसे शाइस्ता बेगम देखेंगी तो उन्हें एहसास होगा कि असली तकलीफ क्या होती है। निकाह के एक रोज पहले शाइस्ता बेगम अलीना के कमरे में आई थी। एक नज़र अलीना को देखने के बाद कहने लगी कि मैं कभी भी असद को तुम्हारी ज़िंदगी में शामिल नहीं होने दूंगी। जिस लड़के से मैं अब तक अपनी जान छुड़वाती आई हूँ, उसे हमेशा सलमान साहब की नज़रों में गिराती रही हूँ, भला उसे मैं अपनी बेटी कैसे दे सकती हूँ? घबराई हुई अलीना कहने लगी कि मम्मा, मुझे असद से डर लगता है, वो बहुत बदल चुके हैं। मैं असद से शादी नहीं कर सकती, मुझे उससे बचा लें। न जाने क्यों वो मेरी ज़िंदगी बर्बाद करना चाहते हैं। असद पहले तो ऐसे नहीं थे, अलीना घबराए हुए अंदाज में अपनी माँ से कह रही थी, जिसके बाद शाइस्ता बेगम कुछ सोचने लगी। इतनी आसानी से तो वो भी हार मानने वाली नहीं थी। फौरन एक कॉल मिलाई और दूसरे शहर में रहने वाली अपनी बहन के बेटे अरसलान को कॉल कर दी। शाइस्ता बेगम की तो शुरू से ही ख्वाहिश थी कि अलीना की शादी अरसलान से हो। वो रातों रात ही अरसलान को यहाँ अपने पास बुला चुकी थी। खुफिया तौर पर वो उसे वहाँ से भगाना चाहती थी। रात के तकरीबन 2 बजे का वक्त था। पूरी हवेली खामोशी में डूबी हुई थी जब शाइस्ता बेगम अपनी बेटी को एक बड़ी सी चादर में छुपाकर दरवाजे तक लाई थी। अलीना घबरा रही थी, कहने लगी कि बाबा क्या सोचेंगे और अगर असद को पता चल गया तो। मगर वो कहने लगी कि फिक्र मत करो, मैं हूं ना, मुझे किसी के सोचने से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं सबको ठिकाने लगा दूंगी, लेकिन तुम्हें असद के हवाले नहीं होने दूंगी। वो उसे घर से भेज चुकी थी। बाहर 4 घंटे की मुसाफिर तय करने के बाद अरसलान आ चुका था। अलीना ने एक नज़र अपनी माँ को देखा और फिर उस घर की ओर। अगले ही पल गाड़ी में बैठ चुकी थी। गाड़ी अपनी सिमत रवा दवा थी। अलीना तो यही दुआ कर रही थी कि बस जल्द से जल्द वो शहर पहुंचे और असद, जो उसे देखकर बेकाबू सा हो चुका था, वो तो कभी भी उसकी शिद्दतें बर्दाश्त नहीं कर पाती। वो जुनूनी सा हो चुका था। उसकी आंखों में इंतकाम नजर आता था। कहाँ वो बॉडी बिल्डर, जिम जाने वाला 6 फुट का नौजवान लड़का, और कहाँ वो दुबली पतली कमजोर सी लड़की। उसकी कुर्बतों में तो वो अपनी जान ही दे देती। ये सोचकर ही वो अपना सिर झुकाकर गाड़ी में बैठी थी। गाड़ी को चलते हुए अभी आधा घंटा ही बीता था कि गाड़ी को जोरदार ब्रेक लगी थी। रात की तारीकी में गाड़ी को ब्रेक लगने की आवाज़ तो दूर तक फिजा में फैल चुकी थी। अलीना का सिर आगे डैशबोर्ड से लग गया था। उसे चक्कर आ चुके थे। धुंधलाई हुई नज़रों में सिर्फ ये दिख रहा था कि सामने लगातार एक गाड़ी की हेडलाइट ऑन ऑफ हो रही है। गुस्से में अरसलान गाड़ी से बाहर निकला था, मगर कोई उससे लड़ रहा था। वो अपना सिर को पकड़े हुए घबराए हुए अंदाज में अरसलान को आवाज़ दे रही थी, मगर माथे से खून की लकीर निकलकर आंखों में जाने लगी थी। उसे कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था। आखिरी बार जो आवाज़ उसने सुनी थी वो असद खान की थी। दर्द से उसका पूरा वजूद टूट रहा था। सिर में दर्द की शिद्दत से टीस उठ रही थी।
जब वो भारी सिर के साथ उठकर बैठी, आंखें खोली तो वो इस वक्त सोफे पर लेटी हुई थी। ये तो एक फ्लैट था, मगर यहाँ तक कैसे आई थी? हड़बड़ाते हुए अरसलान को आवाज़ देने लगी, अरसलान, अरसलान कहाँ हैं आप? उसके मुंह से अरसलान का नाम सुनकर तल्खी से मुस्कुराता वो राहदारी से नुमाया हुआ कहने लगा, अरसलान नहीं, असद, असद खान तुम्हारा होने वाला शौहर। सिगरेट का धुआं हवा में शामिल करता वो आगे बढ़ा तो अलीना की रूह तक लड़जा चुकी थी। घबराहट के मारे वो फौरन उठकर बैठ गई। कहने लगी, क्या सोचकर घर से निकली थी कि खुद को मुझसे छुड़ा लोगी? कितने प्यार से कहा था कि अलीना, मोहब्बत करता हूँ तुमसे, शादी कर लो मुझसे, और तुम खुद को बजाय मेरे नाम करने के भाग निकली। अब देखना मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। अलीना घबरा कर आखिरकार बोल ही उठी। कहने लगी, असद, आपको क्या हो गया है? कौन करता है ऐसे मोहब्बत का इजहार? अगर आपको मोहब्बत थी तो आप उस लहजे में भी तो मुझे जता सकते थे जिससे वाकई मुझे अपनी मोहब्बत का एहसास हो। आपके लहजे में मुझे मोहब्बत कम और जाने क्यों इंतकाम की बू ज्यादा आ रही है। असद मीनखेज अंदाज में मुस्कुराया और अगले ही पल आगे बढ़कर उसकी कमर में हाथ डालकर उसे करीब कर गया था और कहने लगा, हाँ यही समझ लो, मगर तुमने भागकर अच्छा नहीं किया। क्या समझ रही थी कि असद खान इतनी जल्दी तुम्हें अपनी गिरफ्त से आज़ाद कर देगा? बिल्कुल भी नहीं, मैं अभी इसी वक्त तुमसे निकाह करूंगा। अलीना के तो होश ही उड़ चुके थे। वो कहने लगी, मैं आपसे निकाह नहीं कर सकती, मुझे आपसे डर लगता है। आप मुझे मार दोगे, मुझे वापस जाना है। मैं बड़े बाबा को बताऊंगी, मम्मा को भी बताऊंगी। लेकिन असद ने मौलवी साहब और चंद गवाहों को बुला लिया था। कहने लगा, चुपचाप निकाह कर लो, वरना इंतकाम की आग में कहीं मैं कुछ और ही फैसला न कर लूं। वो उसके सरापा को जिन नजरों से देख रहा था, अलीना की रूह तक कांप गई थी। रोते हुए ही सही उसने अरशद खान से निकाह कर लिया था। शाइस्ता बेगम यहाँ खुश हो रही थी कि अपनी बेटी को भगा चुकी हैं। अगली सुबह वे नाश्ते की टेबल पर दोनों बैठे थे। जब सलमान साहब ने कहा, दोनों बच्चे कहाँ हैं, वो लोग नाश्ता कर लें। लेकिन तभी लाउंज के दरवाजे पर असद खान नुमाया हुआ था। अकेला नहीं बल्कि साथ में अलीना भी मौजूद थी। सलमान साहब ने उन दोनों को देखा तो कहने लगे, कहाँ थे तुम दोनों और कहाँ से आ रहे हो? असद ने एक हिराकत भरी नज़र शाइस्ता बेगम पर डाली और कहने लगी, आपकी बीबी ने आपकी होने वाली बहू को भगा दिया था। अगर मैं वक्त पर ना पहुंचता तो ये किसी और से निकाह कर चुकी होती। सलमान साहब के कहर भरी नज़रों से शाइस्ता बेगम को देखा, जो नजरें चुरा चुकी थी। मेहमानों को तो बहरहाल निकाह के लिए बुलाया गया था, इसलिए अलीना को दुल्हन बना दिया गया और निकाह की रस्म भी साथ ही अदा कर दी गई। दोनों ही चांद और तारे की जोड़ी लग रहे थे, मगर अलीना घबराई हुई थी। जब अलीना अपने शौहर की सजी हुई सेज पर कमरे में बैठी थी, असद जैसे ही कमरे में जाने लगा तो शाइस्ता बेगम बीच में आ चुकी थी। कहने लगी, खबरदार असद, तुमने मेरी बेटी के साथ शादी तो कर ली, लेकिन उसकी आंखों में एक भी आंसू ना आए। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम मेरे दामाद बनोगे, मगर हाँ, अगर तुमने मेरी बेटी को जरा सी भी अजियत दी तो मैं वही हूँ जिसने आज तक तुम्हें तुम्हारी औकात में रखा है। असद खान ने ये सुना तो अगले ही पल उसके माथे पर बल पड़ चुके थे। आज उसकी आंखों में वो डर नहीं था जो कुछ साल पहले नजर आता था। दोनों हाथ सीने से बांधकर कहने लगा, आवाज नीची रखकर बात करें मुझसे, आपकी लाडली बेटी का शौहर हूँ। ये मत भूलिए कि आपकी बेटी का हंसना मुस्कुराना अब मेरे हाथ में है। कठपुतली है वो मेरे हाथ की। दोबारा मेरे वालिद को मेरे खिलाफ भड़काने से पहले एक बात जहन में रखिएगा कि आपकी लाडली मेरी निकाह में है। हटी रास्ते से ये कहकर वो कमरे में जा चुका था और शाइस्ता बेगम का चेहरा सर्द पड़ चुका था। अलीना बेड पर सिमट कर बैठी हुई थी, मगर असद खान तो उसके सरापा को देखकर अंदर तक सरसार हो चुका था। आज की रात तो वो उसे बख्शने वाला नहीं था। अगले ही पल आगे बढ़कर उसने बदले की आग में जलते हुए अलीना का दुपट्टा खींचा और उसे अपने और करीब ले आया। बेड पर अपनी जेब से एक मखमली डिब्बी निकाल कर फेंकी। कहने लगा, ये लो तुम्हारी मुंह दिखाई। अब मैं प्यार मोहब्बत की बातों में टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, मैं तो तुम्हारी कुर्बत में सरसार होना चाहता हूँ। ये कहकर वो उस पर झुक चुका था। दर्द के मारे वो सिसक रही थी, रो रही थी। उसे तो अंदाजा भी नहीं था कि असद खान उस पर यूं हावी हो सकता है।
असद सरसारी में डूबा। जब उसके चेहरे की तरफ मुड़ा तो उसकी आंखों में आंसू देखकर न जाने क्यों उसे एक झटका सा लगा था। वो जो आज की रात उसे तकलीफ से दो चार करके बदला लेना चाहता था, उसके कांपते लबों और आंखों में आंसू देखकर उसकी शिद्दतों में कमी आई थी। न जाने क्यों वो उसके साथ अपना रवैया नरम रख चुका था। अगली सुबह जब उसकी आंख खुली तो अलीना उसकी बाहों में बेसुध सो रही थी और उसकी गर्दन पर उसकी शिद्दतों के निशान मौजूद थे। वो उसे अपनी बाहों में भरकर और भी करीब से देखने लगा। बचपन में गुजारे 7 लम्हात उसे याद आने लगे थे। नफरत और अना की आग में वो इस कदर आगे बढ़ चुका था। वो उस नाजुक सी लड़की को सजा देने जा रहा था जिसने आज तक उसके सामने कभी आवाज तक नहीं उठाई थी। शुरू से ही सहमी हुई डरपोक सी लड़की थी। उसका जमीर उसे मलामत करने लगा था। अगर उसे बदला लेना ही था तो वो शाइस्ता बेगम से लेता, अपने बाप को सच बताता। भला उस मासूम सी लड़की का क्या कसूर था? वो अंदर तक शर्मिंदा हो चुका था। लेकिन जैसे ही अलीना को होश आया तो वो फौरन उसकी बाहों से निकल चुकी थी। फ्रेश होने के बाद बाहर आई तो असद उसके लिए अपनी पसंद का जोड़ा निकालने लगा। वो चुपचाप उसकी पसंद की हुई फ्रॉक पहन चुकी थी। शाइस्ता बेगम बार बार उससे पूछ रही थी कि उसने तेरे साथ कोई सख्ती तो नहीं की, मगर वो ना में सिर हिला चुकी थी। वो जो कभी हंसती मुस्कुराती रहती थी, शरारतें किया करती थी और छोटी छोटी बातों पर डर जाया करती थी, अब जैसे उसे चुप सी लग गई थी। और असद जो उसे सजा देना चाहता था, उसे इस हालत में देखकर खुद ही अंदर तक बेचैन होने लगा था कि एक हंसती मुस्कुराती लड़की के चेहरे से उसने मुस्कान छीन ली। सलमान साहब भी अब काफ़ी हद तक असद के साथ अपना रवैया ठीक कर चुके थे। एक शाम जब शाइस्ता बेगम अलीना के साथ बैठी चाय पी रही थी तो असद वहां आया। जानबूझकर शाइस्ता बेगम ने अपना पांव आगे करके उसे ठोकर खाने पर मजबूर कर दिया और फिर अपने हाथ की चाय अपने पांव पर और फर्श पर गिरा दी। फिर खुद ही चिल्लाकर कहने लगी, अंधे हो गए हो क्या? नजर नहीं आता मेरा पांव जला दिया। असद जिसकी नजरें अलीना के चेहरे पर थीं हड़बड़ा कर कहने लगा, सॉरी मैंने देखा नहीं। लेकिन शाइस्ता बेगम तुरंत बोल पड़ी, सॉरी का क्या करूं? आकर मेरा पांव साफ करो। क्या समझते हो तुम्हें? अपनी बेटी दे दी तो तुम्हारी औकात मेरी नज़रों में बदल गई। मैं जानती हूँ तुमने मेरी बच्ची को ब्लैकमेल करके अपना बनाया है। तुम मुझसे बदला लेना चाहते थे। शाइस्ता बेगम को कोई भी झुका नहीं सकता। असद ने एक नज़र अलीना को देखा और उस रुमाल को जो शाइस्ता बेगम ने उसकी तरफ बढ़ाकर कह रही थी कि साफ करो मेरे पाँव को, वरना तुम्हारे बाप को तुम्हारे खिलाफ ऐसा भड़काऊंगी कि वो तुम्हें मरते दम तक अपनी आंखों के सामने नहीं लाएंगे। अलीना जो शुरू से ही अपनी माँ का रवैया देखती आ रही थी, आखिर असद उसका पति था। भले ही असद के व्यवहार ने उसे अंदर तक चोट पहुंचाई थी, लेकिन फिर भी अपनी माँ के हाथ से रुमाल लेकर कहने लगी, मैं साफ करती हूँ। आज शाइस्ता बेगम तो काँप चुकी थी। फौरन अपने पाँव पीछे करके कहने लगी, नहीं मेरी बेटी, मेरे जिगर का टुकड़ा, ऐसा मत करो। अलीना पहली बार असद के हक में बोली थी। कहने लगी, मम्मा असद मेरे शौहर हैं और मैं नहीं चाहती कि कोई भी उनकी यूं तौहीन करे। ये कहकर उसने खुद अपनी माँ का पाँव साफ कर दिया। असद ये सुनकर अपने दिल में एक अजीब सी ठंडक महसूस करने लगा था। सीधा कमरे में अलीना के पीछे गया और कहने लगा, तुमने मेरी खातिर अपनी माँ से ये सब कुछ कहा? कहीं मैं ये ख्वाब तो नहीं देख रहा? मगर वो सपाट अंदाज में कहने लगी, हाँ इतनी खुददारी तो मुझ में मौजूद है और मैं जानती हूँ कि मम्मा ने शुरू से लेकर अब तक आपके साथ बहुत गलत किया है और कहीं ना कहीं आप उसका किया मुझ पर बदले के रूप में लेना चाहते हैं। उसकी बात सुनकर असद शर्मिंदा हो चुका था। उसी शाम शाइस्ता बेगम ने एक नया इल्ज़ाम लगाते हुए सलमान साहब से कह दिया था कि आपके बेटे ने सिर्फ जायदाद की लालच में मेरी बेटी से शादी की है। मेरी बेटी को तरह तरह की जातियों से गुजरना पड़ता है। आप नहीं जानते, आज उसने मुझे भी गाली दी है। सलमान साहब आग बबूला हो चुके थे और फौरन असद को बुलाने लगे और कहने लगे, बताओ तुम्हारी माँ जो कह रही है वो सच है? तुमने अलीना से किसी बदले की आड़ में निकाह में लिया है ताकि उसे तकलीफ पहुंचा सको? इससे पहले कि असद कुछ बोलता, अलीना ने गहरी सांस छोड़कर अपनी माँ को देखा जो उसके पास खड़ी होकर सरगोशी में कह रही थी, अब आएगा मजा।
देखना कैसे इस असद के बच्चे को मैं इस घर से निकलवाऊंगी, तुझे तलाक भी दिलवाऊंगी और तेरी अच्छी जगह शादी भी करूंगी। मगर अलीना अपनी माँ का हाथ जोड़कर आगे बढ़ी थी और फिर अपने बाप को शुरू से लेकर आखिर तक की सारी सच्चाई बताने लगी। शाइस्ता बेगम का तो रंग उड़ चुका था। उन्हें तो यकीन नहीं आ रहा था कि कभी ऐसा भी होगा कि उनकी बेटी उनके खिलाफ हो जाएगी। वो रोते हुए बताने लगी थी कि असद ने भले ही मुझसे शादी बदले के लिए की थी, मगर हकीकत में मेरी माँ ने उसके साथ अब तक गलत किया है और कहीं ना कहीं मेरी माँ की बातों में आकर आपने भी असद की हक तलफी की है। सलमान साहब का तो बस नहीं चला कि आज तक असद को गलतफहमी में जितने थप्पड़ मारे वो सारे शाइस्ता बेगम के मुंह पर दे मारे। वो गुस्से में कहने लगे, चली जाओ यहाँ से, मेरे सामने मत आना। वो तो उसे घर से धक्के मार कर निकाल देना चाहते थे, मगर ये असद ही था जिसने अपने बाप को ये सब करने से रोक दिया था। सलमान साहब ने सारी जायदाद असद और अलीना के नाम कर दी थी। उनका कहना था कि ये सारी जायदाद तो वैसे भी मेरे इन दोनों बच्चों की है, तो इनमें बराबर बांट जानी चाहिए। लेकिन मुझे अंदाजा नहीं था कि तुमने असद के साथ सौतेलेपन की इंतहा कर दी है। अपना राज खुल जाने पर शाइस्ता बेगम शर्मिंदा हो चुकी थी। वो अलीना ने भी अपनी माँ से बात करना बंद कर दिया था। असद भी अब अपना रवैया अलीना के साथ ठीक कर चुका था। दोनों के बीच मोहब्बत का रिश्ता पनपने लगा था। वहीं जब उन्होंने अपनी बेटी को असद के साथ खुश देखा तो शाइस्ता बेगम भी असद से माफ़ी मांग चुकी थी। वो दिन उनकी ज़िंदगी का सबसे हसीन दिन था जब असद और अलीना मिठाई लेकर घर में दाखिल हुए थे और खुशी से ये खुशखबरी सुनाई थी कि वो मम्मी पापा बनने वाले हैं। घर में फिर से रौनकें लौट आई थी और शायद पहली बार ऐसा हुआ था जब शाइस्ता बेगम ने आगे बढ़कर असद को गले से लगाया था और उसके माथे पर अपने होठ रख दिए थे। दोस्तों, आज की ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी पसंद आई हो तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।